नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका आशु सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन ग्राम में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप सभी को 70 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का पहला चैप्टर, मैथ का पहला चैप्टर से करवाए थे, जो कि आप सभी लोग बहुत ही मज़े से किए थे और आप सभी को बहुत अच्छा लगा था। और आज मैं आप सभी के लिए फिर से मैथ सब्जेक्ट का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जिसको कि हम लोग रियल नंबर भी बोलते हैं, उससे हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं। अगर आप सभी लोग इस सब्जेक्टिव प्रश्न को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं, समझ लेते हैं और कर लेते हैं, तो विश्वास मानिए कि एग्जाम में आप सभी का इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। चलिए तो हम सभी लोग अब बढ़ते हैं और अपने प्रश्न को करने के पीछे ध्यान देते हैं। इससे पहले अगर आप सभी लोग अपने किसी भी दोस्त के पास इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, उनका भी मदद हो जाएगा। वो भी अपने बिहार बोर्ड मैट्रिक का तैयारी कर रहे होंगे तो उनका भी बहुत अच्छा खासा मदद हो जाएगा। वो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और वो भी करेंगे। आप लोग भी थोड़ा कंपटीशन पता चल जाएगा कि वो कितना जानते हैं, हम कितना जाएंगे। तो जल्दी जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला टाइप मेरा होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। पहला टाइप मेरा क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। पहले हम सभी लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ निकालने के लिए सीखेंगे। क्या निकालने के लिए सीखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए सीखेंगे। चलिए, एचसीएफ। चलिए, पहला प्रश्न जो हमारे सामने है वो है 867-255 का महत्तम समावर्तक निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हमको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। किस किस अंक का? 867, किसका? 867 का और 255 का। 867 का और 255 का। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और इसको करने का, ठीक है, कोशिश कीजिए। देखिए आप सभी लोग से होता है या नहीं होता है, फिर हम है, ठीक है। और जहां पे हम है वहां पे कोई चीज का दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए करते हैं इसको। पहले हम सभी लोग देखिए, अगर आप सभी को ज्यादा मार्क्स उठाना है तो आप सभी लोग जितना अच्छा से लिखिएगा, आप सभी लोग जितना अच्छा से लिखिएगा उतना ज्यादा आपको मार्क्स देगा। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? यूक्लिड। क्या लिखना है? यूक्लिड। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ठीक है, प्रमेयिका, प्रमेयिका, ठीक है, इतना लिख देना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मेरा क्या बोलता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मतलब क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये आप सभी लोग को लिख देना है। जहां मेरा क्या है, जहां जो शेषफल होता है, मेरा जो शेषफल होता है वो 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होता है। वो 0 से बड़ा होता है या तो फिर 0 के बराबर होता है। 0 ऐसे लिखना है, ये 0 से बड़ा या तो बराबर होता है मेरा शेषफल, ठीक है। और ये शेषफल से भी बड़ा होता है मेरा कौन? भाजक। कौन होता है? भाजक। इतना चीज आप सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना चीज आप सभी लोग लिख करके इसको बना दीजिए। अब बनाना कैसे है? बनाने के लिए आप सभी को पता रहना चाहिए कि हमको सबसे पहले क्या करना है, इसमें से एक छोटा संख्या उठाना है, एक बड़ा संख्या उठाना है। तो छोटा संख्या मेरा 255 है, पहले आप 255 को लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप सभी लोग बड़ा संख्या 867 को लिखिए और ये दोनों का यूक्लिड विभाजन से भागा दीजिए। चलिए, भागा कैसे देना है ये आप सभी लोग को रफ पेज में करना है, वहीं पे नहीं कर देना है। वहां भी कर देते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको रफ पेज में करना है। चलिए, 255 से 867 में लगाइए। 255 से आप सभी लोग 867 में लगाइए। तो मेरा मानिए आप 3 बार में लगा के देखिए। अगर हम सभी लोग 3 बार में लगाते हैं तो 15 का 5, बाकी 1, 15 5 1 16 का 6, बाकी 1 6 और 1 7, 765। कितना आएगा? 765। 765 मेरा शेष कितना बच जाएगा? 102। और ये जो मेरा 102 फिर शेष बचेगा, इससे हमको भागा लगाना है फिर 255 में। इससे फिर हमको भागा कहाँ लगाना है? 255 में। यहाँ पे करते हैं, इससे हमको भागा लगाना है 255 में। चलो, 255 में ये देखिए कितना बार में लगेगा?
2 बार में लगाएंगे ये 204 लगेगा। कितना लगेगा? 204 लगेगा। 1 बचा, 5 बचा, 51 बचा। फिर 51 से हम लोग भागा लगा देंगे 102 में। आशा है कि आप सभी लोग ये सब चीज़ को करने के लिए जानते होंगे। ठीक है, जो मेरा शेषफल बचता है वही फिर मेरा भाजक बन जाता है, और जो हमारा पहले भाजक रहता है वो बाद में जाके भाज्य बनता है। ये सब चीज़ आप सभी को आना चाहिए समझ में। 51 से फिर हमको भागा देना है 102 में। 2 बार में ये 102 क्या होगा? 102 मेरा क्या होगा? कट जाएगा। 102 मेरा कट जाएगा। जब अंत में लास्ट में जब ये पूरी कट जाए तो कटने से पहले जो हमारा भाजक रहा होगा, वही HCF कहलाता है, वही HCF कहलाता है। चलिए, तो ये तो आपको रफ पेज में करना है। तो इसको हमको करना कैसे है? इसको ये करना है, आप सभी लोग सबसे पहले यहाँ पे मेरे सामने क्या है, भाज्य मेरा कितना है? 867 है ना। 867 को लिख देना है। 867 को रखें तो B मेरा कितना आया? B का मतलब होता है भाजक, 255। Q मेरा कितना आया? Q मतलब होता है भागफल मेरा आया 3। R मतलब शेषफल मेरा कितना आया? 102। फिर जब मेरा A के जगह पे यानी भाज्य के जगह पे 255 रखे तो B मेरा कितना आया? 102। भागफल मेरा कितना आया? 2। और शेषफल मेरा कितना आया? शेषफल मेरा आया है 51। और फिर जब 102 को हम भाज्य यहाँ बनाए थे तो मेरा ये भाजक कितना आया था? B मेरा कितना आया था? 51। ठीक है, और भागफल मेरा 2 और शेषफल मेरा 0। जब लास्ट में कट जाए तो 0। ठीक है, और 0 जिसमें आए उसका भाजक मेरा HCF रहता है। लिखना है चूंकि अंतिम भाजक बराबर HCF, मतलब अंतिम भाजक ही मेरा क्या बनता है? HCF बनता है। इसीलिए HCF बराबर अंतिम भाजक मेरा कौन सा है? अंतिम भाजक मेरा 51 है। 51 आंसर। ऐसे आप सभी को बनाना है, आप सभी लोग एक बार जो है इसको ध्यान से देख लीजिए। बिल्कुल इसी तरह आपको बनाना है। चलिए अगला प्रश्न में हम सभी लोग, और ये जो आप सभी लोग को यहाँ बताए थे ना, ये आप सभी को रफ पेज में करना है। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा, ये आप सभी को रफ पेज में करना है। चलिए अगला प्रश्न मेरे सामने है, यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करते हुए 196 और 38,220 का आप सभी लोग HCF निकालिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमको क्या बोल रहा है, फिर लिखेंगे हम सभी लोग, हल करेंगे इसका। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या होता है मेरा? ये A बराबर BQ प्लस R, जहां यहाँ लिख देना है, क्या लिखना है? जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा मेरा शेषफल, और शेषफल से भी शेषफल से भी बड़ा मेरा होगा क्या? भाजक। इतना चीज आप सभी को लिख देना है, और हमको इधर जो है रफ पेज में अपना भागा वगैरह करना है, इधर हम सभी लोग कर लेंगे। चलिए, उसके बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम सभी लोग बनाएंगे। चलिए बना 196 से हम, मतलब छोटा 196 है ना, तो 196 से भागा देंगे हम 38,220 में। इसमें हमको भागा देना है। ठीक है, 38,220 में हमको क्या करना है? भागा देना है यहाँ पे। ठीक है, ताकि उधर भी चला जाए तो कोई दिक्कत ना हो। चलिए 196 में पहले हमको 3 अंक लेना है ना, 3 अंक देखना है, तो पहले हम एक बार में लगाएंगे 196। कितना लगाएंगे? 196। ठीक है, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे मेरे पास बच गया है 12 में से 6 चल जाएगा 6, यहाँ पे 7 में से 9 यहाँ 9 नहीं जाएगा, 17 में से 9 जाएगा 8, और यहाँ पे 2 में से 1 चल जाएगा 186। अब यहाँ पे कितना उतरेगा? 2 उतरेगा। कितना उतरेगा? 2। अब 196 का पहाड़ा में, मतलब 196 में हम क्या गुना करें कि 1862 चल जाए, या तो फिर 1862 से यहाँ पे कुछ कम आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम 5 बार में लगाते हैं, 5 बार में लगाते हैं तो 6 पच्चे 30 के 0, बाकी 3 9 पच्चे 45 और 3
47 के 7 बाकी 4 5 नहीं 9 बार में लगाना है। कितना बार में लगाना है? 9 बार में लगाना है। 9 बार में लगा के देखिए। चलिए 9 बार में लगाएंगे। यहाँ पे 6 नमा 54 के 4 बाकी 5, ठीक है। 9 का 9 नमा 81 और 5 81 और 5 86 के 6 बाकी 8, ठीक है। और 9 और 8 17, कितना हो जाएगा? 1764। कितना हो जाएगा? 1764। अब इसको घटा देना है। 2 में से 4 नहीं जाएगा, इससे एक पैसा लेना है। कितना हो गया? 12 में से 4 चल गया 8, यहाँ 5 बचा। 15 में से 6 जाएगा, 15 में से 6 चल जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पे 7 में 7 जाएगा 0, 1 में से, मतलब यहाँ पे मेरा क्या बच गया? सिर्फ 98 बचा हुआ है ना। चलिए 98। अब क्या उतारेंगे हम? फिर से 2 उतारेंगे, फिर से 2 उतारेंगे। अब इसको 5 बार में लगाइए। अब 5 बार में अगर हम इसको लगाते हैं, ये नहीं 382 2 तो उतार दिए। अब हमको 0 उतारना है। कितना उतारना है? 0 उतारना है। 0 उतारे। अब 5 बार में लगाएंगे तब ये 30 के 0 बाकी 3 15 3 18 का 8 बाकी 1, इधर हो गया 45 4 बाकी था, 4 बाकी था, इधर 4 जुट गया 980, लास्ट में ये कट गया। तो कितना बार में? ये 195 बार में मेरा यही कट जाता है। कटने से पहले भाजक कौन था मेरा? 196। 196 क्या है कि जब भाज्य मेरा 38,220 रहा, 38,220 रहा, तब इसमें भाजक बना मेरा 196 और भागफल आया कितना मेरा? 195 और शेषफल क्या बचा? 0। जब शेषफल 0 चलाए तो जो पहले वाला भाजक रहता है यानी 196 वही HCF कहलाता है। लिखेंगे चूंकि अंतिम भाजक बराबर HCF, मतलब इसीलिए HCF बराबर मेरा अंतिम भाजक कितना है? 196। ऐसे करके आप सभी को बनाना है। चलिए इसको आप सभी लोग जो है ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अगला प्रश्न मेरे सामने है। अगला प्रश्न जो मेरे सामने है, क्या लिखा हुआ है? यूक्लिड विभाजन की फिर वही HCF निकालना है, ठीक है। 870 और 225 का 870 पहले हम इधर रफ में कर लेते, पहले हम इधर क्या करते हैं? रफ में कर लेते हैं। 225 से हमको भागा देना है 870 में। चलिए 3 बार में लगाना है। कितना बार में लगाना है? 3 बार में लगा के देखिए, लग जाएगा, ठीक है। 3 बार में लगाइए, देखिए कितना लगेगा, ठीक है। 3 बार में लगाने पर पंक्तियाँ 15 5 बाकी 1 6 और 1 7 के 6 और 1 7, इधर फिर 6 675। कितना बचा? 5 बचा। यहाँ पे या 10 में 5 गया 5, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 195। कितना बचा? 195। फिर हमको ये 195 फिर मेरा बन जाएगा भाजक और 225 मेरा बन जाएगा भाज्य। चलिए इससे भागा देना है। कितना बार में लगेगा? 1 बार में लग जाएगा मेरा 195। अब थोड़ा जल्दी बनाते हैं। 5 में 0 जाएगा, यहाँ 12 में से 9 चल गया 3, ठीक है। 12 में से 9 चल जाएगा, कितना बचेगा? 3, यहाँ पे 30 ही रहेगा। 195 कितना बार में? 6 बार में लगेगा 180, यहाँ बच जाएगा 15। फिर 15 से लगाएंगे 30, मेरा 2 बार में क्या होगा? 30 कट जाएगा। मतलब अंतिम भाजक मेरा 15 बना है। HCF क्या आना चाहिए? 15। यहाँ पे 15। क्या लिखना है हमको? यहाँ लिखना है हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलता है मेरा? A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, यही है ना। जहाँ 0 से बड़ा होना चाहिए मेरा शेषफल और शेषफल से बड़ा होना चाहिए मेरा भाजक, इतना चाहिए आप सभी को लिख देना। चलिए कोई बात नहीं। अब मेरा A कितना था? पहले मेरा भाजक था 870। पहले मेरा भाजक था कितना? ये भाज्य था कितना? 870। उसका भाजक बना है 225, ठीक है। उसमें भागफल 3 था और शेषफल कितना बना है? 195। फिर A के जगह पे कितना आया? 225। 225 के बाद फिर 195, इसका भाजक गुना 1 प्लस 30। इसी तरह फिर लिखना है 195। कितना लिखना है? 195। 30 गुना 6 प्लस 15, ये लिखना है ना। फिर 30 बराबर क्या लिखना है? 30 बराबर लिखना है 15 गुना 2, 15 गुना 2 प्लस 0, यही है ना। अंतिम भाजक
जब यहाँ पे 0 चला है तो अब तो नहीं होगा। क्या लिखना है, चूंकि अंतिम भाजक बराबर HCF, इसीलिए HCF बराबर क्या होगा मेरा, HCF आ जाएगा मेरा अंतिम भाजक 15 था आंसर। अगर समझ में, तो ऐसे करके आप सभी को यूक्लिड विभाजन वाला बनाना है। अब हम एक दो क्वेश्चन और देते हैं, उसको थोड़ा आप सभी लोग करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए, इसको करने का प्रयास कीजिए, देखिए ये हो जाएगा। क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सहायता से 252 और 594 का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो पहले आप सभी को भागा कर लेना है। क्या कर लेना है, भागा। 252 से हमको 594 में भागा देना है। कितना बार में, अगर इसमें 2 बार में लगाना है, 2 बार में लगाएंगे, 2 बार में लगा देंगे तो यहाँ पे 4, 10 बाकी 1, 4 504, कितना आएगा 504। तो यहाँ पे कितना मेरा बच गया, 90 बच गया। फिर ये 90 से हमको लगाना है 252 में, 90 से 252 में लगाना है। अगर हम 3 बार में चलेंगे 270 आ जाएगा, तो हमको 2 बार में लगाना है 180। कितना लगाना है, 180, कितना 72 बचेगा। फिर 72 से हमको 90 में भाग देना है, एक बार में 72 लगेगा। कितना बचा यहाँ पे मेरा बच जाएगा 18 ना, 18 बच जाएगा। 18 से फिर भागा हमको देना है 72 में, कितना बार में लगेगा, 18 से फिर हमको भागा देना है किसमें, 72 में देना है। तो 4 बार में देखिए ये पूरा कट जाएगा, 18 पहाड़ा में 4 बार में ये 72 आ जाता है। ये पूरा पूरी क्या हो गया, कट गया। तो इसका HCF क्या हुआ, 18 हुआ। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम बनाते थे उसी तरह लिख देना है। क्या लिखना है यहाँ पे बताते हैं, हल पहले भी बताए थे अभी भी बता रहे हैं। क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है मेरा, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 मेरा बड़ा या बराबर होगा शेषफल का, और शेषफल से बड़ा होना चाहिए मेरा भाजक। इतना चीज हमको लिखना है। चलिए क्या आया मेरा, पहले A का मान 594 था, तो इसका 252 गुना 2 प्लस 90 इतना आया। फिर 252 अगर रखें तो 252 रखने के बाद मेरा कितना आया, 90 गुना 2 प्लस 72, यही आया ना। चलिए फिर जब 90 रखें, 90 रखने के बाद मेरा क्या आया, 72 गुना 1 प्लस 18, यही आया ना। फिर जब 72 रखें तो 18 गुना 4 प्लस 0, जब 0 चला आया तो अंतिम भाजक मेरा क्या बनता है, शेषफल। लिखना है चूंकि अंतिम भाजक ही मेरा HCF बनता है, अंतिम भाजक बराबर HCF। तो क्या लिखना है, इसीलिए HCF क्या होगा मेरा, यानी अंतिम भाजक क्या होगा मेरा, 18 आंसर। ऐसे करके आप सभी को बनाना है। चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न अब देते हैं आप सभी के सामने, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी को करना है, और ये प्रश्न को हम होमवर्क में देंगे। जो भी प्रश्न रहेगा उसको आप सभी को करना है। ये प्रश्न होमवर्क में देंगे। ये 2018 और 2022 में ये दोनों बार जो है पूछा गया सेम प्रश्न, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी को हम जो है, और आप सभी लोग जितना भी प्रश्न देख रहे हैं, देखिए ये भी 2024 में पूछा गया है, ये भी 2018 में पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया, ये आपका NCERT बुक का प्रश्न है, ठीक है। ये आप सभी का 2025, 2017, 2021 3 साल का परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। ये सारा प्रश्न था आप सभी के सामने। चलिए अब क्या है, अब मेरे सामने है ये प्रश्न जो कि आप सभी का 2018 और 2022 में पूछा गया है। 960 और 432 का जो है HCF, इसका मैं आंसर आप सभी को बता देता हूँ। इसका आंसर आना चाहिए 48। इसको आप सभी लोग होमवर्क में जो है नोट कर लीजिए और इसको जो है करके आइएगा, ठीक है। तो इतना चीज जो है आप सभी को ध्यान में रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अब जो है मेरे सामने टाइप 2 आ गया। टाइप 2 में क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि एवं संबंध से प्रश्न रहेगा इसमें, ठीक है। मतलब HCF LCM जो है निकालना है हमको, लेकिन यूक्लिड विभाजन से नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए तो इसको भी करके देखते हैं। क्या है मेरे सामने पहला प्रश्न, यदि HCF, ये दोनों संख्या का HCF 9 है, ठीक है, और यही दोनों संख्या का LCM हमको पता नहीं है, हमको पता करना है। तो मेरे सामने क्या दिया हुआ है, देखिए आप सभी को एक सूत्र जब हम देखिए, इससे पहले हम
एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें आपसे को पूरा वास्तविक संख्या का जो है क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, तो अगर आपसे लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और उसमें हम एक चीज़ बताए थे, अगर मेरे सामने दो संख्या दिया हुआ रहे, ठीक है, और उसका जो है कोई एक चीज़ HCF या तो LCM दिया हुआ रहे, तो उसके मदद से हम सभी लोग ये LCM या HCF निकाल सकते हैं। जैसे पहला संख्या को हम मानते हैं A, पहला संख्या को क्या मानते हैं हम A, दूसरा संख्या को मानते हैं B। पहला संख्या और दूसरा संख्या गुना करने पर जितना आएगा उतना ही मेरा HCF और LCM को गुना करने पर आएगा, गुना करने पर आएगा। ये आप सभी का एक सूत्र बन जाता है। ठीक है, ये आप सभी का क्या बन जाता है, एक सूत्र बन जाता है, जो कि आप सभी को याद करना है। ठीक है, जो कि क्या करना है, आप सभी को याद करना है। आगे समझ में। अब देखिए इस प्रश्न में मेरे सामने क्या दिया हुआ है, इस प्रश्न में दिया है, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मेरे सामने पहला संख्या दिया हुआ है ना, A बराबर कितना दिया हुआ है 306, B बराबर कितना दूसरी संख्या दिया हुआ है ना 657। उसके बाद मेरे पास क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ कितना है सर, HCF मेरे पास 9 है। हमको निकालना क्या है सर, LCM निकालना है। LCM कितना है मेरे सामने, LCM तो निकालना ही है, LCM क्या करना है हमको, निकालना है। हमको LCM पता नहीं, LCM पता नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे, सूत्र से। सूत्र मेरा क्या बोलता है, A गुना B बराबर LCM गुना HCF, या तो फिर HCF गुना LCM, दोनों में से कुछ भी लिखेंगे, हमको कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, A का मान मेरे सामने है 306, ठीक है, B का मान मेरे सामने है 657। ठीक है, LCM मेरे सामने नहीं दिया हुआ, LCM हमको निकालना है। HCF मेरे सामने है 9, HCF मेरे सामने कितना है 9। चलिए अब जो है इसको करने का प्रयास करते हैं, ये कैसे होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये 9 इधर गुना में है ना, इसको इस पार भेजेंगे। 9 इधर गुना में है तो इस पार आकर के ये भागा में हो जाएगा। 306 गुना 657 उधर गुना है तो इस पार आके भागा, और यही मेरा LCM, मतलब LCM मेरा कितना निकलेगा, कितना निकलेगा। ठीक है, चलिए अब इसको काट दीजिए आप, ये कितना बार में कटेगा, ये आपका कटेगा, ये 9 से काट रहे हैं ना, 9 से काट रहे हैं तो ये मेरा कटेगा 27, यानी 3 बार में 27 लग गया, 3 बचा, 9 चौक 36, 34 बार में कट गया। कितना कट गया है, 34 बार में ये मेरा कट गया है। उसके बाद मेरे सामने क्या बचा है, यहाँ पे 34 गुना, 34 को गुना करना है हमको 657 से, फिर मेरा LCM पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग बताइए कि 34 को 657 से गुना करने पर कितना आएगा। ठीक है, जब 34 को आप 657 से गुना कीजिएगा तो ये आएगा 22,338, ये मेरा होगा LCM। ठीक है, इतना आप सभी को ध्यान में रखना है, LCM हम सभी लोग निकाल लेंगे। LCM मेरा कितना आया 22,338। चलिए अगला प्रश्न जो मेरे सामने है, अगला प्रश्न ध्यान से समझिए। 9, 12, 27 का HCF और LCM हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि में हमको क्या करना है, 9 का सबसे पहले 9 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 9 का गुना होता है 3 गुना 3, 9 होता है ना, तो 3 भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, लिख दीजिए। 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, 4 गुना 3, यही होता है ना, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 12, और 4 मेरा अभाज्य संख्या नहीं है, तो 4 को 2 गुना 2 कर सकते हैं ना। चलिए 2 गुना 2, 4 गुना 3 हो गया ना। चलिए उसके बाद 27 का अभाज्य गुणनखंड, 9 गुना 3 27, 9 मेरा किससे बनता है, 3 गुना 3 से बनता है, और गुना 3 27 हो गया ना। हमको क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। देखिए HCF क्या करते हैं, जो तीनों में कॉमन रहे, तीनों में देखिए क्या मिल रहा है, एक को 3 मिल रहा है, 1 2 3, एक को 3 मिल रहा है ना, बाकी बात और कुछ मिल रहा है नहीं, तो ये हमारा HCF हो जाएगा। LCM क्या होता है कि इसमें देखिए टोटल कितना तरह का संख्या है, 2 है और 3 है, तो 3 मेरा सबसे ज्यादा किस में है, या तो 2 देखिए सबसे ज्यादा इसी में है ना, 2 गो है, 2 गो है इसमें ज्यादा। ठीक है, और 3 मेरा सबसे ज्यादा किस में, नीचे वाला में, कितना है 3 गो है। ठीक है, 3 गो है, ये तीनों लिख देना है। चलिए तो LCM मेरा कितना आ जाएगा,
4 गुना इधर हो जाएगा 27, 27 चौके इधर हो जाएगा 80 और इधर 28, 108 कितना हो जाएगा 108। तो एलसीएम मेरा आ गया है, एलसीएम मेरा आया है 3, ये एलसीएम मेरा 108 और एचसीएफ मेरा 3। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके 6, 72 और 120 का एचसीएफ निकालिए। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3, चलिए 72 का अभाज्य गुणनखंड, 72 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 72 का अगर आप सभी लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 72 का अभाज्य गुणनखंड आएगा ये 8 9 72, 8 का क्या होता है 2 गुना 2 गुना 2, 8 और 3 गुना 3 9, 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे 72। 120 का क्या होगा, 120 का 2 गुना 60, 60 बचा है, फिर 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, इतना आएगा। आया ना इतना। हमको एचसीएफ निकालना है और क्या निकालना है एलसीएम, 2 3 4 8 8 24 24 25 120। चलिए ठीक, एचसीएफ मेरा कितना आएगा, एचसीएफ तीनों में देखिए क्या कॉमन है, 2 2 2, 1 2 कॉमन है, कितना है 1 2 कॉमन है, और देखिए 3 3 3 3 भी कॉमन है, मतलब एचसीएफ मेरा कितना चला है 6। अब एलसीएम देखिए इसमें कितना तरह का संख्या है 2 3 5, 3 तरह का संख्या है, तो 2 सबसे ज्यादा देखिए किसमें, इसमें भी 3 हुआ, इसमें भी 3 हुआ, तो 3 को हमको 2 लिख लेना है, 3 को 2 लिख लिए। अब देखिए 3 मेरा सबसे ज्यादा किसमें, इसमें है, के गो है 2 गो है, तो 2 को 3 लिख लिए। अब 5 देखिए मेरा सबसे ज्यादा किसमें, नीचे वाला में है, ये गो। चलिए गुना कर दीजिए, ठीक है, कितना होगा 8 पंचे 40, 40 से 120, 120 गुना 3 240, कितना होगा 200 नहीं 240 नहीं 360, कितना होगा 360, कितना होगा 360। तो ये इसका निकल गया है एलसीएम और ये निकल गया है एचसीएफ। ठीक है, तो ऐसे करके आप सभी को ये सब प्रश्न को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न क्या है मेरे सामने, अगला प्रश्न है कि 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। ठीक है, 96 और 404 का, 96 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुना 48, 48 होगा ना, 48 का 2 गुना 24, 24 का 2 गुना 12, 2 गुना 6, 2 गुना 3, ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 तिया 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 32 तिया 96 हो गया ना, ये 96 का हो गया। अब 404 का, 404 का 2 से लगाएंगे, 2 से 202, फिर 2 से लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे 101, 101, 101 में देखिए किसी से भी 101 मेरा अभाज्य संख्या है, 101 मेरा कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या। चलिए एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, यही निकालना है ना, एलसीएम और एचसीएफ। चलिए एलसीएम क्या निकालते हैं, पहले एचसीएफ निकालते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, 2 और फिर 2, यही है ना, मतलब एचसीएफ निकल गया 4। एलसीएम क्या है, 2 देखिए सबसे ज्यादा ऊपर में है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 देखिए सबसे ज्यादा इसी में है 3, और 101 सबसे ज्यादा नीचे में है, गुना कर दीजिए। ठीक है, ये सबको आपसे लोग क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। ठीक है, गुना करने के बाद कितना आएगा वो आपसे लोग देखिए, सबसे पहले इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, 32 तिया 96, 96 गुना 101, 96 गुना 101, 96 को हमको 101 से गुना करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 96 गुना 101 आएगा 96 96, कितना आएगा 96 96, ये एलसीएम और ये एचसीएफ। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला प्रश्न टाइप 3 है। अब क्या आ गया मेरे सामने, टाइप 3 आ गया, टाइप 3 आ गया है। अब टाइप 3 को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, टाइप 3 में क्या है, हमको अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है, जिसमें पहला प्रश्न है मेरे सामने कि आप लोग सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 का स्क्वायर मेरा अपरिमेय संख्या है। क्या है, 2 + √3 का स्क्वायर मेरा एक अपरिमेय संख्या या तो फिर परिमेय संख्या नहीं है, ये सिद्ध करना है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को पता ही होगा, हम इससे पहले जो वीडियो डाले उसमें सिद्ध करने के लिए बता दिए। तो आप सभी को पहले इसको सॉल्व करना है, पहले आप सभी को इसको सॉल्व इधर सॉल्व करना है। क्या करना है, हल करना है। हल क्या करना है, देखिए क्या है, 2 + √3 पे होल स्क्वायर। क्या ये कोई फॉर्मूला पे नहीं लग रहा है, ये नहीं है, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला पे तोड़ दीजिए, a² + 2a मेरा कितना है 2,
b मेरा कितना है √3, ठीक है, और ए बी, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। चलिए 2 का 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, इधर हो गया 4√3 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 7, 7 प्लस 4√3। हमको ये सिद्ध करना है कि 7 प्लस 4√3 मेरा एक अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग यहाँ पे सिद्ध करते हैं, ठीक है। लिखिए माना कि 7 प्लस 4√3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? ये एक परिमेय संख्या है, इतना हम सभी लोग मान लेंगे। चलिए जहां नहीं लिख लेते हैं 7 प्लस 4√3 जब परिमेय संख्या होता है किसके बराबर होता है? ये p/q के बराबर होता है ना, p/q के बराबर होता है, जहां p और q कोई पूर्णांक है तथा p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इतना आप सभी को लिख देना है, ठीक है। अब ये इसके बराबर है ना। चलिए अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। क्या था मेरा? 7 प्लस 4√3 बराबर p/q, यही था ना। चलिए ये 7 इधर प्लस में है, उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 4√3 बराबर p/q माइनस 7। हम आप सभी लोग से सवाल पूछते जाएंगे। अच्छा ये मेरा परिमेय संख्या है ना, और 7 भी मेरा परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जाएगा तो परिमेय संख्या हुआ ना। अभी भी इस पार में मेरा परिमेय संख्या। अच्छा ये 4 इधर गुना में है ना, उस पार में जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। मतलब √3 क्या था यहाँ पे? 4√3, मतलब इधर √3 बचा, और इधर PQ माइनस 7 बटे में कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। ये 4 इधर आएगा तो ये दोनों में भाग लग जाएगा ना, इसमें भी भाग, इसमें भी भाग। अच्छा अब आप ही से पूछते हैं, कोई भी मेरे सामने संख्या रहे परिमेय संख्या, उसमें हम किसी भी संख्या से भाग देंगे, कोई भी पूर्ण संख्या या तो परिमेय से भाग देंगे तो वो मेरा परिमेय ही रहेगा ना। यहाँ पे परिमेय ही रहा, मतलब ये अभी भी मेरा टोटल परिमेय। इसको हम लोग मान लिए समीकरण 1। क्या मान लिए? समीकरण 1। अब यहाँ पे लिखना है √3 को हम जानते हैं ये एक अपरिमेय संख्या। क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये p/4q माइनस 7/4 एक परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है? आप सभी को बताते हैं कि परिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या का जोड़ करेंगे, गुना करेंगे, घटा करेंगे, भाग करेंगे, वो हमेशा मेरा परिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये मेरा अपरिमेय है, ये मेरा परिमेय है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अपरिमेय परिमेय के बराबर है। ये हो सकता है कभी? अपरिमेय परिमेय बराबर हो सकता है कभी? नहीं ना हो सकता। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरा क्या बोल रहा है? अपरिमेय, √3 अपरिमेय है ना, अपरिमेय बराबर है मेरा किसका? परिमेय का। अपरिमेय किसका बराबर है? परिमेय का। ये कभी हो सकता है? नहीं। तो क्या लिखेंगे? जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। हम लोग क्या माने थे? ये परिमेय संख्या, यही माने थे ना। तो हमारा मान्यता क्या है? गलत है, इसीलिए नहीं लिखना है। चूंकि हमारा मान्यता क्या है? चूंकि हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता क्या है? गलत है, तो इसीलिए हम क्या माने थे? परिमेय, और ये मान्यता गलत निकला। तो इसका मतलब ये 7 प्लस 4√3, या तो फिर यही लिख सकते हैं आप 2 प्लस √3 पर होल स्क्वायर, 2 प्लस √3 पे होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये सारा शब्द जो हम लिखे हैं इधर, ये आप सभी को याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप सभी को समझना पड़ेगा।
आगे हम सिर्फ सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है, लेकिन आप सभी को सजाना बिल्कुल इसी तरह। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या किए, पहले हम इसको परिमेय संख्या मान लिए, क्या मान लिए, परिमेय संख्या, इसको p बटे q के बराबर कर दिए। इतना आप सभी को लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मेरा पूर्णांक है और ये दोनों में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं रहता है, ठीक है, तो इतना हम लिख दिए, ठीक है। अब ये मेरा p बाई क्यू के बराबर है ना, ये 7 इधर गया माइनस हो गया, ये 4 इधर गुना में था उधर जाके भागा हो गया। अब ये हम जानते हैं √3 मेरा परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, और ये मेरा इधर परिमेय के साथ कोई भी जोड़ घटा गुना करें तो वो मेरा परिमेय ही होता है। तो परिमेय के साथ हम कोई भी परिमेय संख्या को जोड़ घटा गुना भाग करेंगे तो वो मेरा परिमेय ही होगा। तो इधर वाला अपरिमेय, इधर वाला परिमेय, जो संभव नहीं है, फिर अब हम ये सब लिख दिए। आगे समझ में? चलिए अगला प्रश्न में आपको कैसे बनाना है, 4 माइनस √5 एक जो है अपरिमेय संख्या, कुछ नहीं करना है, जैसे हम वहां पे लिखे थे ना बिल्कुल उसी तरह आपको लिख देना है। 4 माइनस √5 बराबर p बाई क्यू लिख दिए ना, फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा, पहले इसको मान लीजिएगा आप परिमेय संख्या, ठीक है, पहले आप क्या कीजिएगा, इसको परिमेय संख्या मान लीजिएगा, उसके बाद इसको p बाई क्यू के बराबर कर दीजिएगा। फिर ये इधर मेरा प्लस में है ना, ये इधर प्लस में, वरना देखिए और आसान रह जाएगा, यही बोल रहा है ना, माइनस p बाई क्यू, यही है ना। और आसान क्या रहेगा, अगर हम इसको इधर लेके चल जाते तो माइनस बच जाएगा, और माइनस हमको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, माइनस एक खराब चीज है, ठीक है, तो माइनस में रख, तो एक काम कीजिए, यही √5 को उधर लेके चल आइए, इसको इधर लेके चल आइए, मतलब क्या करेंगे, इधर 4 रहा ना, ठीक है, अब ये माइनस √5 को उधर भेजेंगे, ठीक है, पहले इसी को p बाई क्यू को हम इस साइड ले आते हैं, ये प्लस में है तो इस पर आके माइनस हो गया ना माइनस, कोई दिक्कत नहीं, और इधर ये मेरा इस पार गया तो ये प्लस हो जाएगा, और ये मेरा अपरिमेय है ना, और ये परिमेय के साथ कोई भी संख्या को घटा करेंगे परिमेय होगा ना, और परिमेय कभी भी बराबर होगा नहीं होगा, उसी तरह से जाके लिख देना है। अगला प्रश्न क्या है, इसको भी साबित कीजिए, यानी सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या, इसको भी मान लेना है कि ये अपरिमेय संख्या नहीं, ये परिमेय संख्या, मतलब क्या है, इसको p बाई क्यू में मान लेना है, ये 3 इधर प्लस में है, उस पार जाके हो जाएगा माइनस, हो जाएगा परिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या जो है परिमेय संख्या माइनस होता है परिमेय संख्या, तो ये मेरा परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, उसी तरह समीकरण 1 मान करके ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, जो गलत होगा, जो कभी भी बराबर हो ही नहीं सकता, हमारा मान्यता गलत है, ये अपरिमेय होगा, हो गया सिद्ध, ठीक है। फिर 6 प्लस √3 उसी तरह करना है, ठीक है, 6 प्लस √3, ठीक है, उस पार ये p बाई क्यू मानेंगे ना, ठीक है, √3 उस पार जाके p बाई क्यू माइनस 6 हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इसी तरह करना है, ठीक है। अगला प्रश्न, ठीक है, 3√2 यही है ना, चलिए 3√2 p बाई क्यू यही है ना, ये इधर गुना में है, उस पार जाके भागा, और परिमेय के साथ कोई भी संख्या परिमेय अगर भागा लग जाए तो कोई बात नहीं, वो भी परिमेय होता है, तो ये परिमेय ये अपरिमेय, आगे समझ में, ऐसे करके कर लेना। अगला प्रश्न उसी तरह, ये प्रश्न को साथ हम बताए भी हैं, ठीक है, ये प्रश्न मेरा इस तरह बनेगा, ये प्रश्न मेरा इस तरह बनेगा, इस तरह जिसको बनाए उसी तरह, ठीक है। तो ये हम होमवर्क में दे देते हैं, इसको आप सभी लोग जो है घर से करके आइएगा, ये होमवर्क रह गया आप सभी का, 2025 में पूछा गया, 2015 में, 2019 में पूछा गया, ठीक है। टाइप 4, ठीक है, टाइप 4 में क्या है, आप सभी के सामने कुछ अंक को, ठीक है, दशमलव में देगा, उसको आप सभी को माइनस में करना है, किस में करना है, माइनस में करना है, ठीक है। देखिए पहला क्या मेरे सामने बोल रहा है, 1.8 पे मेरा आवर्त, मतलब 1.8 पे मेरा आवर्त है, ठीक है, और उसको हमको क्या करना है, दशमलव में बदलना है। तो सबसे पहले देखिए आवर्त का मतलब यही होता है ना, 1.88 दशमलव को हम 0 लिख देते हैं, 1.8888, ये कभी खत्म नहीं होगा, यही होता है ना, चलिए यही होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें देखिए लिखेंगे, माना x बराबर 1.8888, ऐसा मानने में कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण 1। अब लिखेंगे, अब जो हम समीकरण 1 माने थे, समीकरण 1 में दोनों ओर 10 से गुना करने पर, 10 से
गुना करने पर क्या होगा सर? गुना करने पर अगर x में हम 10 से गुना करेंगे तो ये 10x नहीं होगा, होगा ना? अगर हम 1.8 में 10 से गुना करते हैं तो जितना 0 से गुना करते हैं, 10 में एक 0 रहता है ना, उतना ये एक अंक बाद में, जैसे 1.8 है ना, मतलब 1.8 है ना, तो एक अंक के बाद फिर दशमलव लगेगा, लगेगा ना? चलिए ये हुआ मेरा, इसको मान लिया हम समीकरण 2। इसको क्या मान लिया हम? समीकरण 2। अब लिखना है समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। चलिए बहुत अच्छा। समीकरण 2 में इधर क्या है मेरा? 10x है ना, 10x में से हम 1x घटा देंगे, घटा दिए ना। इधर मेरा 18.8888 है, ठीक है। इसमें हम घटा देंगे 1.8888 घटा देंगे। चलिए क्या बचेगा? 10 में से 10x में से 1x चल गया, 9x बचेगा, बचेगा ना? अब देखिए 18.8888 में से 1.8888 हम घटा देते हैं तो यहाँ पे मेरा 17 बचेगा। क्या बचेगा? 17, क्योंकि 8888 जो है वो 88 से घट जाएगा, ठीक है। 18 में से 1 चल जाएगा, 17 बचेगा। क्या बचेगा? 17। अब x का वैल्यू निकालना है। इस इधर 9 गुना में है तो इस पार जाके क्या हो जाएगा? भागा। मतलब मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा? 17/9। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। इसी तरह हमको अब बनाना है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी मेरा 2020 और 2022 में पूछा गया है। क्या लिखेंगे? माना x बराबर क्या लिखेंगे? 0.66666। ये मान लिए ना। चलिए इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। लिखेंगे दोनों ओर किसमें? दोनों ओर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, गुना करने पर। चलिए बहुत अच्छा। दोनों ओर 10 से x में 10 से गुना करेंगे 10x, और 0.66 में गुना करेंगे तो 6.666666, यही आते जाएगा ना। चलिए इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर क्या करेंगे? घटाने पर। चलिए समीकरण 2 मेरा कितना है? ये समीकरण 2 यही है ना, 10x, और इधर में हमें समीकरण 1 को घटाएंगे 1x, ठीक है। 10x में से 1x चल जाएगा, ये सब बताएंगे हम, ठीक है। उसके बाद इधर क्या है? 6.666666, ये घटते रहेंगे, ठीक है। इसमें जो है हमारा 0.666 को घटा देंगे। चलिए क्या है? 10x में से 1x चल जाएगा, 9x बचेगा ना। अब यहाँ पे 666 से 666 तो खत्म हो जाएगा ना, खत्म। चलिए 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा ना। चलिए 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा। तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6। इधर 9 भागा है तो इधर 6/9। इसको काटना है, काट भी दीजिए। 3 से काटेंगे तो ये 2 और इस बटे 3, यही आए मेरा करेक्ट। आगे समझ में? चलिए बहुत अच्छा। अब टाइप 5 है, मतलब पांचवा टाइप है, ठीक है। इसको बनाना है, ठीक है। इसको भी बहुत मजे से करेंगे। क्या है मेरा? शांत और अशांत दशमलव प्रसार को हमको शांत और अशांत दशमलव प्रसार को हमको जो है बताना है कि कौन सा मेरा शांत है, कौन सा मेरा अशांत है। चलिए बिना भागा दिए हुए तो सब कुछ बता लेंगे, ठीक है। लेकिन बिना भागा दिए हुए हमको क्या बताना है कि कौन सा जो है शांत है और कौन सा अशांत है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और अब पढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए। चलिए क्या है मेरे सामने? प्रश्न है मेरे सामने कि बिना लंबी प्रक्रिया, मतलब बिना भागा दिए हुए, ठीक है, बिना भागा दिए हुए हमको बताना है 2/25। 2/25 मेरा शांत है या अशांत है? शांत है या? जो भी विद्यार्थी मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, आप सभी लोग शांतिपूर्वक जाइए, मेरा पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें समझाया है कि कौन सा मेरा शांत होता है, कौन सा अशांत। चलिए फिर से समझें। P/Q, सबसे पहले P/Q। अब ये Q मेरा क्या रहना चाहिए? ये जो आप सभी लोग Q समझ रहे हैं ना, ये Q मेरा रहना चाहिए या तो 2 का पावर कुछ रहना चाहिए या तो 5 का पावर कुछ रहना चाहिए, तब ये मेरा शांत होगा। तब ये मेरा क्या होगा? शांत होगा। अगर ये दोनों के अलावा कोई और चला है,
अगर इन दोनों के अलावा कोई और चला आए तब वो अशांत होगा। तब क्या होगा? वो अशांत होगा। जैसे समझते हैं 2/25 है ना, 2/25 है ना, ठीक है, लिख लेना है माना 2/25 बराबर P/Q, लिख लेना है ना, जहां Q बराबर 25, ठीक है, और 25 को हम लिख सकते हैं ना 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मतलब ये क्या आ गया मेरा 2/5 का स्क्वायर, लेकिन शर्त में क्या बोला है कि 2 का भी कुछ स्क्वायर रहना चाहिए, तो 2 का स्क्वायर हम 0 दे सकते हैं, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 0 गुना 5 का स्क्वायर 2, यही इसका आंसर आएगा ना। जब ये आ गया तो मतलब ये क्या होगा मेरा शांत, ये मेरा क्या होगा शांत। चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है बिना लंबा भागा दिए हुए हमको बताना है कि 17/8 मेरा क्या है। 17/8 क्या है, क्या लिखना है? माना 17/8, क्या लिखना है? माना 17/8 बराबर P/Q, ये लिखना है ना, माना 17/8 बराबर P/Q। चलिए माना 17/8 बराबर P/Q। चलिए जहां Q मेरा कितना है? 8 है ना, Q मेरा कितना है? 8 है। 8 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2 होता है ना। चलिए मतलब क्या होगा? 2 क्यूब होता है ना। चलिए क्या लिखेंगे? 17/2 क्यूब लिख सकते हैं, लेकिन नहीं सर, यहाँ पे हमको क्या बोला है कि 5 का भी कुछ पावर रहना चाहिए। तो कोई बात नहीं है, 5 का पावर हम 0 दे सकते हैं ना, जब कुछ नहीं है 5 का तो 0 दे सकते। इसमें भी 2 आया और 5 आया, तो मतलब ये क्या होगा शांत, ये क्या होगा मेरा शांत। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक प्रश्न और है इसमें, हाँ, बिना भागा दिए हुए हमको बताना है 13/343 ये मेरा शांत है या अशांत है। 13/343 मेरा शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले माना, पहले ये देखिए ये कटता नहीं ना, नहीं 13 ओवाइल संख्या है, कहाँ से कटेगा, ठीक है। क्या लिखना है? 13/343 क्या लिखना है? P/Q, जहां Q बराबर 343, Q बराबर कितना? 343। अब आप 343 का जब गुणनखंड कीजिएगा तब 343 मेरा क्या आएगा? 343 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो 47 49 गुना 7 बराबर 343, इतना आएगा। मतलब क्या होगा? 7 का क्यूब। चलिए कोई बात नहीं है, हम चेक करते हैं। 13/343, तो सर यहाँ 7 है, तो कोई बात नहीं, 2 का पावर तो 0 होगा ही। चलिए 5 का पावर भी 0 होगा ही, जब नहीं है 2 और 5 तो 0 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 का पावर 3। अब देखिए अगर सिर्फ मेरा बात यहाँ तक रहता, 2 और 5 तक रहता, तब ये मेरा क्या हो जाता? शांत, ये मेरा क्या हो जाता? शांत। लेकिन बात क्या आ गया यहाँ पे? 7 भी आ गया ना। जब 2 और 5 के अलावा कोई चीज चल आए तब वो मेरा शांत नहीं बैठता है, वो मेरा क्या हो जाता है? अशांत। आया समझ में? ये था पहला आप सभी का अशांत वाला मैथ, अशांत आप सभी लोग निकालने के लिए समझ गए। अब लास्ट प्रश्न है धनात्मक पूर्णांक के रूप का निरूपण, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक के रूप का निरूपण। चलिए इसमें आप सभी को थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी को इस मैथ पे ध्यान देना है, शायद से इस बार पूछ ले। क्या है मेरे सामने? 6Q + 1, सिद्ध कीजिए कि 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5 मेरा जो है ये एक धनात्मक जो है विषम पूर्णांक है। ये धनात्मक विषम पूर्णांक है जहाँ Q कोई पूर्णांक है, ठीक है। चलिए तो आप सभी को ये बनाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। कहाँ से बनाना है? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड प्रमेयिका लिखिए ना, यूक्लिड प्रमेयिका। क्या होता है मेरा? A बराबर BQ + R, जहां B के जगह पे देखिए मेरा क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। A बराबर 6Q + R, यही है ना। अब आप सभी से एक चीज पूछते हैं, अगर हम सभी लोग किसी भी संख्या में 6 से भागा देते हैं तो जो शेषफल बचेगा वो 6 से कम ही बचेगा ना। या तो 5 बचेगा, या तो 4 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 1 बचेगा, यही बचेगा ना। चलिए
कोई बात नहीं करते हैं, ठीक है। लिखेंगे संभावित शेषफल, संभावित शेषफल, संभावित शेषफल क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, लिखते हैं ना, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यही हो सकता है ना। चलिए अब देखिए इसमें से विषम संख्या कौन कौन सा बनाएगा। अब सबसे पहले आप सभी लोग एक चीज समझिए कि विषम संख्या वही बनाएगा ना, अगर ए मेरा विषम संख्या, सबसे पहले किसी भी संख्या में हम सम से गुना करते हैं तो वो सम हो जाता है, किसी भी संख्या में हम सम से गुना करते हैं तो वो क्या होता है, मेरा सम होता है। चलिए तो 6 में हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे, ये मेरा सम ही होगा ना। 6 गुना 1 6, 6 गुना 2 12, 6 गुना 3 18। आप देखिए जब हम किसी भी संख्या में 6 से गुना करते हैं तो मेरा क्या आता है, सम ही आता है, ठीक है। जब किसी भी संख्या में हम 6 से गुना करेंगे या तो किसी भी संख्या में हम सम संख्या से गुना करेंगे तो वो सम संख्या आएगा, तो ये तो मेरा सम संख्या आएगा ना। अगर सम संख्या में हम विषम संख्या को जोड़ते हैं तो वो विषम संख्या होता है, अगर सम संख्या में हम विषम संख्या को जोड़ते हैं तो वो विषम संख्या ही होता है। तो देखिए लिखेंगे चूंकि 6q सम संख्या है, चूंकि 6q मेरा क्या है, चूंकि 6q मेरा क्या है, सम संख्या है, इसीलिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q के रूप का होता है, इसीलिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बनाने के लिए हमें 6q में विषम संख्या को जोड़ना पड़ेगा जो निम्नलिखित है। मतलब क्या है कि ये मेरा सम संख्या है ना, हमको क्या बोल रहा है कि हमको विषम संख्या बना के देखिए, तो सम संख्या में हम कोई इसमें से विषम जोड़ेंगे तभी ना विषम होगा, चलिए 6q प्लस 1 जोड़ देंगे, विषम हो गया। उसके बाद 6q प्लस 3 जोड़ देंगे, विषम हो गया। उसके बाद 6q प्लस 5 जोड़ देंगे, विषम हो गया। ये मेरा हो गया है प्रूव्ड। आया समझ में? इतना आप सभी के सामने प्रश्न था। आशा है कि ये प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। हमको आशा है कि ये प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर जब आप सभी लोग इतना प्रश्न को कर लेते हैं तो ये प्रश्न से बाहर आप सभी का एग्जाम में, अगर ये चैप्टर से पूछा तब, अगर वास्तविक संख्या से कोई भी सब्जेक्टिव प्रश्न आता है तो इससे बाहर आप सभी का नहीं आए, और आता ही है, वास्तविक संख्या से प्रश्न आता ही है। तो आप सभी लोग इस प्रश्न को कर लीजिए, और जो भी विद्यार्थी मेरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसका नहीं देखे हैं, उसमें लगभग हम 70 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, ठीक है। वो यहीं कहीं आसपास जो है वीडियो आता होगा, आप सभी लोग उस पर क्लिक करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लीजिए, ठीक है। वो भी आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर उसको भी आप सभी लोग कर लेते हैं तो उससे बाहर आप सभी का जो है एग्जाम में नहीं आएगा। तो वास्तविक संख्या तो यहाँ तक क्लियर है, ऑब्जेक्टिव करवा दिए, सब्जेक्टिव करवा दिए। अब हम लेके आएंगे आप सभी के लिए बहुपद, इसके बाद बहुपद चैप्टर है, बहुपद का ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, फिर बहुपद के लिए सब्जेक्टिव लेके आएंगे। आशा है कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फिर से कह रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।